बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। सभी जीवों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने विचारों अथवा भावों को आदान प्रदान करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर एवं सुनकर ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप। बच्चों, भाषा की परिभाषा के आधार पर भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक अथवा कथित भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक अथवा कथित भाषा उसे कहते हैं जिसमें भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक अथवा कथित भाषा कहते हैं। शिक्षक का पढ़ाना, भाषण, वाद विवाद, फोन पर वार्तालाप करना, कविता पाठ आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। बच्चों, भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा उन विचारों अथवा भावों को पढ़कर समझता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं, लेख, कहानी लिखना, संस्मरण, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना, फैक्स आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। बच्चों, भाषा के इन 2 रूपों के अलावा भाषा का एक रूप सांकेतिक भाषा भी होता है। बच्चों, संकेतों अथवा इशारों द्वारा मन के भाव एवं विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता सिपाही, गार्ड द्वारा हरी झंडी हिलाकर गाड़ी चलाने का संकेत, मूक बधिर बच्चों का परस्पर वार्तालाप आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण है। सांकेतिक भाषा का व्याकरण में अध्ययन नहीं किया जाता है। विश्व की भाषाएं। बच्चों, विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। प्रत्येक देश की अलग भाषा होती है। इसके माध्यम से वे अपने भाव तथा विचार दूसरे देश के नागरिकों के सामने व्यक्त करते हैं। जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, हिंदी, चीनी, स्पेनिश आदि भाषाएं अलग अलग देशों में बोली जाती हैं। भारत की भाषाएं। बच्चों, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर अनेक जाति व धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, असम में असमी, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती। हमारे देश में बोली जाने वाली ऐसी 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं इस प्रकार हैं। असमी, बंगाली, मलयालम, सिंधी, उर्दू, बोडो, कन्नड़, मणिपुरी, तमिल, उड़िया, गुजराती, नेपाली, कश्मीरी, तेलुगु, पंजाबी, कोंकणी, डोगरी, संथाली, मराठी, संस्कृत, मैथिली, हिंदी। मातृभाषा। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है मातृ अर्थात माँ, भाषा अर्थात बोली जाने वाली भाषा। माँ द्वारा या परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषा। बच्चा जिस परिवार में पलता या बड़ा होता है उसी परिवार में बोली जाने वाली भाषा को वह सबसे पहले समझना व बोलना सीखता है। यही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। राष्ट्रभाषा। ऐसी भाषा जो देश में अधिकतर लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के स्थान प्राप्त है। प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली
भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे कश्मीर प्रदेश में कश्मीरी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पंजाब में पंजाबी, ओडिशा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, हरियाणा में हरियाणवी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असमिया, गोवा में कोंकणी बोली जाती है। राजभाषा। बच्चों, राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा। इससे तात्पर्य है कि सभी सरकारी कामकाज इसी भाषा में किए जाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए बच्चों, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जो भाषा विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। बच्चों, भाषा के बारे में जानने के बाद अब हम बोली के बारे में जानेंगे। बोली। बच्चों, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः बोलचाल में ही किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है। ब्रज, भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी, बुंदेली, बघेली, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी आदि हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। उपभाषा। बच्चों, बोली की अपेक्षा उपभाषा कुछ अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है तथा उसमें साहित्य रचना भी होने लगती है। एक उपभाषा में एक से अधिक बोलियां होती हैं। उदाहरण के लिए बिहारी हिंदी हिंदी की उपभाषा है तो मगही। मैथिली तथा भोजपुरी इसकी बोलियां हैं। इसी प्रकार पश्चिमी हिंदी हिंदी की उपभाषा है तो बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, बांगरू इसकी बोलियां हैं। इस प्रकार भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं आती हैं और उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां। इसलिए किसी प्रांत अथवा उपप्रांत की बोलचाल और साहित्यिक रचना की भाषा उपभाषा कहलाती है। हिंदी की उपभाषाएं एवं उनकी बोलियां। बच्चों, हिंदी में ऐसी अनेक बोलियां हैं जो उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। ये निम्न प्रकार से हैं: पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी। पश्चिमी हिंदी, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली। राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, हाड़ौती। पहाड़ी, मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि। मागधी, अंगिका, भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि। बिहारी, भोजपुरी, मगधी, मैथिली आदि। बच्चों, सूरदास कृत सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में हुई है। तुलसीदास का अमर काव्य रामचरितमानस और मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत की रचना अवधी भाषा की अमूल्य देन है। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा की अमर कृति है। बच्चों, अब हम लिपि के बारे में जानेंगे। बच्चों, बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियों का उच्चारण होता है। मुख से उच्चरित इन ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ विशेष ध्वनि चिन्हों का सहारा लिया जाता है। इन ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। अतएव किसी भाषा की उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। सभी भाषाओं की लिपियां एक सी नहीं होती। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, कश्मीरी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, संथाली की देवनागरी, बोडो की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन,
जर्मन की रोमन, फ्रांसीसी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी। बच्चों, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। बच्चों, अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के विभाग भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अथवा अक्षर होते हैं। वर्णों के संयोग से शब्द और इन्हीं शब्दों के संयोग से वाक्य बनते हैं। अतः इसी आधार पर व्याकरण के 3 विभाग अथवा अंग माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों आदि का उल्लेख किया जाता है। दूसरा शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य के स्वरूप, भेद, विश्लेषण, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। साहित्य, प्रत्येक भाषा के ज्ञाता, विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा जो ज्ञान लिपिबद्ध कर सुरक्षित रखा जाता है, वह साहित्य कहलाता है। साहित्य के अध्ययन से मानव जाति का बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। इसके अंतर्गत सभी रचनाएं अनुभव एवं चिंतन पर आधारित होती हैं। इसलिए साहित्य की परिभाषा है, किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य के प्रकार, साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य, जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। इसमें तुकबंदी अथवा लय का अभाव होता है। पत्र, निबंध, लेख, कहानी, संस्मरण, नाटक, उपन्यास, जीवनी आदि गद्य साहित्य के उदाहरण हैं। पद्य साहित्य, जब साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करते हैं तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। जैसे कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। बच्चों, यह पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं। ये काव्य पंक्तियाँ पद्य साहित्य का उदाहरण हैं। दोहा, छंद, कविता, सोरठा, गीत आदि भी पद्य साहित्य के उदाहरण हैं। बच्चों, इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और समझें। इसका अभ्यास कार्य आपको गृह कार्य में दिया जाएगा। धन्यवाद।